अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो इस वक्त अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ साहब को अदालत के सामने सरेंडर करने का जो हुक्म आया है। ये इस वक्त फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी नवाज शरीफ साहब की, उस पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने यह कहा कि 9 रोज़ के अंदर नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने सरेंडर करें। फिर उनके मुल्क से बाहर जाने के हवाले से भी कहा गया कि अदालत को नहीं बताया गया। आज की इस पेशी के मौके पर मरियम नवाज साहिबा अदालत में पेश हुई। कारकुनान ने बड़ी तादाद में अदालत पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर ब्लॉकेट्स की वजह से उनको रोका गया और फिर भी एक बड़ी तादाद कमरा अदालत तक और अदालत के बाहर तक फिर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुंचने में कामयाब हुई। इसी वजह से अदालत ने अब यह हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर मरियम नवाज साहिबा अदालत तशरीफ़ ना लाएँ, क्योंकि जब वो अदालत आती हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस समात के बाद जो गैर रस्मी गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से की, उसमें एक सवाल ये भी आया कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। तो कहा गया कि जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी, उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा, तो एक दिन भी की देर नहीं किए करेंगे और वतन वापस आ जाएंगे। साथ साथ उन्होंने APC के हवाले से बात की, कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी हों, एक पेज पर आएँ। और फिर यह भी कहा कि वो नहीं समझती, उनका नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को APC में शिरकत पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। एक नया ट्रेंड है जो हम इस दफ़ा देख रहे हैं। इससे पहले ये सूरत हाल नहीं रही जो बेतहाशा पेशियाँ मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ साहब ने माजी में भुगती, तो इस तरह से कारकुनान की तादाद वहाँ पर नहीं आती थी या शायद उनको कॉल नहीं दी जाती थी। बहरहाल फिर भी एक अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद होते थे, लेकिन ज़्यादातर जो सीनियर क़यादत है उनमें से कोई ना कोई नवाज शरीफ साहब के हमरा या मरियम साहिबा के हमरा ज़रूर पहुँचता था। लेकिन जो नैब की पेशी थी उसके बाद से और फिर आज की अदालत की पेशी, तो कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाने की भी कोशिश इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है कि कारकुनान को मोबिलाइज़ किया जाता है। अब ये कारकुनान को कॉल दी जाती है या वो उनकी अपनी मोहब्बत है या शायद इस मौजूदा हुकूमत से इतने तंग आ चुके हैं कि वो अदालत का रुख करना चाहते हैं। ये एक सवालिया निशान है जो बहरहाल वहीं पर मौजूद है। इस वक्त जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मामलात हैं, कराची की सूरत हाल पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। वहाँ पर यकीनन लोगों का बेतहाशा नुकसान हुआ है और अब मुख्तलिफ इलाकों में, दीगर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ तक इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट है और लोगों की ज़िंदगियों को, जानों को ख़तरा है, अमलाक को ख़तरा है। और ऐसे में एक सियासी मंजरनामा है जो साथ साथ चल रहा है, जिसमें ये पेशियाँ भी हैं और हम दीगर मामलात भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तजियाकार हैं, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कानूनी पहलू है, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। कैसे देखते हैं इस वक्त जो हुक्म है अदालत का, सरेंडर करने की बात है, उसकी तफसीलात तो शायद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 9 रोज़ के अंदर सरेंडर करने की बात की जा रही है। अब किस हद तक ज़रूरी हो गया नवाज शरीफ साहब के लिए, या वो कोई मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी पेश करें जिस पे अदालत उन्हें मज़ीद कोई रिलैक्सेशन दे, या कोई चारा नहीं है, अब इज़ नो वे आउट, उनको अब सरेंडर करना ही पड़ेगा 9 दिन के अंदर। कैसे देखते हैं इसको, कानूनी पहलू इस पर क्या है सर? देखिए, 2 बातें मुमकिन थी इसमें। या तो ये था कि जब गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर लिया 401 में जो था, तो उसके बाद दोबारा अप्लाई करते या फिर कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते जहाँ जहाँ पे उनकी अपीलें पेंडिंग थी, जो मैटर्स पेंडिंग थे, और वहाँ से जो ना वो बेल सीक करते या वहाँ पे एग्जाम्पशन सीक करते। मगर कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई उनके पार्ट पे। जब एप्लीकेशन नहीं दी गई तो ज़ाहिर है कोर्ट के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको कहें कि सरेंडर करें, आएँ कोर्ट में आएँ, क्योंकि यहाँ से उन्होंने बेल ली थी एक महदूद मुद्दत के लिए, और उसके बाद जो है ना उस महदूद मुद्दत को उसमें कन्वर्ट किया था गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अपना ऑर्डर रिकॉल कर चुकी है, अदालत का हुक्म जो है ना वो उसका वक्त गुजर चुका है, तो अब और दरख्वास्त भी कोई नहीं आई है, तो इसके अलावा जो है ना कोर्ट ऑप्शन लेस थी कि इसके अलावा कोई ऑर्डर करे। मुझे मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि 8 हफ्ते की रिलैक्सेशन थी जो अदालत ने दी थी, अब तो कई माह गुजर चुके, तो ये इतनी ताख़ीर इस सारे मामले में क्यों आई? ये किसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि ये ताख़ीर ना आती, कि इतनी देर से ये ख्याल आ रहा है और आज कहा जा रहा है 8 हफ्ते के फ़ौरन बाद ही क्यों नहीं रिव्यू किया गया मामलात को? देखिए, उसमें ऐसा है ना कि अगर आप कोर्ट के पार्ट पे बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, तो अपील आज लगी है। इससे पहले तो मैटर उनके सामने आया नहीं। जब मैटर उनके सामने नहीं आया तो इससे पहले वो ऑर्डर करने का कोई ऐसा कोई ओकेजन नहीं था, और ऑर्डर भी अभी रिकॉल किया। काबीना का इजलास आपको याद होगा कि पिछले कुछ थोड़े दिन पहले ही हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें आप एक्सटेंड नहीं करते और उनको वापस लाया जाएगा।
तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इनके पास जो है ना वो ऑप्शन था मियां साहब के पास कि वो दरखास्त देते और इसकी एक्सटेंशन सीख करते। मिलती या ना मिलती वो बात की बात थी, एक्सटेंशन सीख करते या जो भी सूरत हाल पैदा हुई थी उस गवर्नमेंटल ऑर्डर के रिकॉल करने के बाद जो उन्होंने इनको 401 में जाने के लिए दिया था, या उसको जो ना फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड किया हुआ था। तो दोनों बातें नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इनको अगर एप्लीकेशन दे देते तो अच्छा था, बेहतर था। और अब भी अगर इन्होंने कोर्ट ने कहा है तो उसके बाद उनको आ जाना चाहिए, उनकी सेहत अगर इजाजत देती है तो। बिल्कुल सही। नासिर बेग चुगताई साहब, आप कैसे देखते हैं सर? एक तो वो मैंने उनसे पूछा, चूंकि पहले कोई बात नहीं थी, जिस तरह हमने देखा कि हुकूमत को भी बहुत ताख़ीर से ये ख्याल आया, और ये ख्याल हमें हालिया पेशी जो थी नैब में मरियम नवाज साहिबा की, उसके बाद ये ख्याल हमें काबीना में भी नज़र आया, हुकूमत को भी आया। नहीं तो पहले तो शायद ऐसे लगा कि कोई अंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने भेज दिया और ये बिल्कुल भूल गए हुए थे, कोई जिक्र ही नहीं था नवाज शरीफ साहब का। जी, मैंने उस रोज़ भी कहा था जिस रोज़ क्लैश हुआ है नैब के सब बाहर, कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग थी भी तो वो टूट गई है और मामला ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि उसके बाद 2-3 ट्वीट भी आए मरियम के, और नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से सियासी सरगर्मियाँ शुरू की। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से बात की, बिलावल से बात की, और उन्होंने APC के लिए गाइडलाइंस बताएं किस तरह होना चाहिए, और ये फरमाइश की शहबाज शरीफ की कि भई आपने साथ नहीं दिया मौलाना का, ये ज़्यादती हो गई, गलत हो गया, तो आइंदा आप साथ दें, आइंदा ये गलतियाँ ना करें, मौलाना जो कहें वो उस पर अमल किया जाए। अरे ये जो था ये ज़ाहिर है उस खामोशी का टूटना था जिस पर वो वहाँ आराम से बैठे हुए थे। फिर जैसे कि बताया कामना साहब ने कि बुनियादी गलती नवाज शरीफ से हुई या उनके वकीलों से हुई कि उन्होंने जब ख़त्म हो रही थी ज़मानत तो उसको एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई नहीं किया। एक दरख्वास्त देनी थी, रिपोर्टें भेजने से कुछ नहीं होता था। ये एक कानूनी मामला था कि आप दरख्वास्त देंगे और दरख्वास्त पर फैसला पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर करेगी। उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर उसके बाद कोर्ट में भी नहीं आए, अपील के ऊपर कोर्ट में भी नहीं आए, बहुत देर के बाद आए, और अब आए तो ताख़ीर बहुत तरीके थी। ये बिल्कुल दोस्त है, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इसका असर क्या होगा, क्या वो दस्तक आएंगे? मेरा ख्याल नहीं कि वो दस्तक नहीं आएंगे, और जब 10 सितंबर को वो नहीं आएंगे तो क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, मुझे नहीं पता। ये तो वकील साहब बता सकते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन मामला अब ज़रा आगे बढ़ गए, मामलात आगे बढ़ गए हैं। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं मामलात कितने आगे बढ़ गए हैं, और ये कितना हतमी हो गया है अब नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना? अरसलान, देखें, बात पहले तो ये है कि जिस तरीके से तो वो मैनिपुलेट करके गए हैं, और अब पंजाब गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट में भी गड़बड़ की हुई थी, सब कुछ की हुई थी, तो वो मैनिपुलेट किया। उनकी लीगल टीम, उनकी डॉक्टर्स की टीम, दे वर मोर स्मार्ट एंड दे टुक हिम आउट। और पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी अपनी मासूमियत की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से ट्रस्ट किया और वो चले गए। ख़ास तौर पे अगर इतनी बात थी तो उनका ब्लड सैंपल जिनकी खुद टीम डॉक्टर्स की विम्स हॉस्पिटल का इस्लामाबाद से जाती और वो जाके टेस्ट लेती, जो एक कॉन्फिडेंट टीम की बोर्ड बना के वो जाती, वो रिपोर्ट लेती, टेस्ट करते, सारा पता चल जाता है। अब तो एक बात की है। नंबर 2, जिस तरीके से वो गए हैं, ही हैज़ नॉट गॉन टू कम बैक, बी वेरी क्लियर। जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट है, ही विल नॉट कम बैक। एक तो ये क्लियर करें। नंबर 3, डिले इसलिए किया कोर्ट में कि कोविड-19 की वजह से 6 महीने से फ्लाइट इंटरनेशनल बंद थी, तो एवरीबडी केप्ट क्वाइट कि जैसे हालात खुलेंगे तो उस वक्त हम करेंगे। अब ये खुले, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए 10 तारीख के, अभी ये क्या करेंगे? वो कामरान साहब लॉयर बैठे हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन डालेंगे, जितना डिले कर सकते होंगे इसको करेंगे, और उसके बाद वो वहीं से जवाब आएगा जी कि अभी वो ना सिर्फ डॉक्टर ने मना कर दिया और कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है। जब जा रहे थे 2000 फ्लैक्चर से, जब से वहाँ गए एक रिपोर्ट नहीं है कि फ्लैक्चर्स का क्या लेवल है, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो कहते हैं ये कॉन्फिडेंशियल है। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंशियल नहीं था, जब हर रोज़ आपकी रिपोर्ट निकाल थी, जब ये हो गया वो हो गया। सो देयर बीन अ बिग गेम, और वो पंजाब गवर्नमेंट को चक्कर दे के निकल गए। अब मेरे ख्याल में वो नहीं आएंगे।
वहीं बैठ के इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। ब्रिगेड साहब, एक बात बताइएगा, कितनी हाई प्रोफाइल एक शख्सियत हो, गवर्नमेंट के अपने लोग इन्वॉल्व हों, पंजाब की पूरी गवर्नमेंट हो, इंतज़ामिया हो, डॉक्टर्स, वज़ीर सेहत हों, और फिर भी एक शख्स जिसके पास कोई ओहदा उस वक्त नहीं था, कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं था, पावरफुल नहीं था, वो चक्कर दे के निकल जाए, ये इतनी सादी बात है जिस तरह हम इसको बयान कर रहे हैं। देखें, ये इनकी कमजोरी है ना, यही मैं बता रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट बता, वो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की, वो कह रही है जी ये हो गई कंडीशन, ऐसे हो गई। भाई, व्हाई यू रिलाइंग ऑन देयर लैब रिपोर्ट्स? यू बेटर ब्रिंग, टेक योर ओन रिपोर्ट्स, उनमें टेस्टिंग करें, उनकी ब्लड टेस्ट करें लाके प्रॉपर टीम से, और वो लगे देखें इनका कहाँ पता है 2 लाख प्लेटलेट्स हैं। तो ये तो बात हो गई, अब तो वो चले गए। या तो ये है कि पंजाब फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड कि चला जाए और हमारी जान छूटेगी, अब बाद में प्रॉब्लम ये विल स्टे हियर यानी कि प्रॉब्लम करते रहेंगे, एक या ये वजह हो सकती है। बहरहाल अभी वो नहीं आएंगे, वो आएंगे जब पीटीए की गवर्नमेंट चेंज होगी, अदरवाइज दे नो देयर इन बिग ट्रबल। सेकंड, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नई इंस्ट्रक्शन निकाली है कि 3 महीने में रेफरेंस केसेस के डिसीजन होगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी। 3 महीने के अंदर सबको अभी सजा हो जानी है, या सजा होगी या बार्गेन करेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो इसकी वजह से वो बड़े हालात खराब हुए हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे एफएटीए में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आप पहले एनआरओ लेकर आए, हमें उसके विंग्स क्लिप करें, नैब के कानून चेंज करें, इसीलिए कि ये थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन अभी फिलहाल इनको ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का, कि इसका उन्होंने केस आई थिंक अलहदा कर दिया है, मरियम नवाज को इस केस से अलहदा कर दिया, तो मरियम नवाज का केस चलेगा। नवाज शरीफ जब तक नहीं आएंगे केस फंसा रहेगा, चाहे उनको एक्सकॉन्डर कर दे। हाँ, सेकंड ऑप्शन ये है, अब शहबाज शरीफ को उनको चाहिए कि पंजाब जो हाई कोर्ट है उनको चाहिए, उन्होंने जमानत दी हुई है, उन्होंने 50 बैग के एक छोटे से बॉन्ड के ऊपर दिया हुआ है, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव गिवन अंडरटेकिंग, बुलाएं उनको, वरना ही शुड बी अरेस्टेड। कहीं ना कोई जो स्ट्रॉन्ग एक्शन है ना, आप फिर बात भी करते हैं और फिर कर भी कुछ नहीं रहे, नो यू हैव टू टेक चार्ज, अदरवाइज इस तरह बात नहीं बनेगी। और अभी इसी वजह से पीएमएलएन और पीपल पार्टी के नजदीक नहीं आ रहे एक दूसरे के, दोनों अंडर थ्रेट हैं केसेस के मैप के, और अगर ये दोनों मिलते हैं तो अभी 3 महीने के अंदर अंदर सबको सजाएं होंगे, पकड़ जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए ये जो अभी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, ये सब कुछ भी नहीं होना, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। दे हैव नो रीजन। लीडरशिप जब करप्ट हो, जब उनके पास करप्शन के चार्जेस हो, पैसा उनका लूटा हो, अवाम को वो नहीं निकाल सकते। दे हैव नो नैरेटिव। मौलाना फजल रहमान इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए वो रेलिवेंट रहने के लिए सब कुछ हरकतें कर रहे हैं, वरना उनका पास रिकॉर्ड सबको मालूम है। आई थिंक ये इसी तरह अब चलता रहेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त अब 9 रोज़ में सरेंडर कर दें, या इसके अलावा क्या ऑप्शन क्या हैं नवाज शरीफ साहब के पास, कि वो कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी पुटअप करें कि अदालत उन्हें रिलैक्सेशन देगी, या कोई और भी इसके अलावा ऑप्शंस हैं? देखिए, उनके पास अगर कोई ऐसा कोई मेडिकल ग्राउंड मौजूद है तो अदालतें हमेशा ओपन होती हैं, इस ऑर्डर को रिकॉल भी कर सकती हैं, जो ऑर्डर पास कर सकता है वो ऑर्डर को वापस भी ले सकता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इसके साथ ये पहले आ जाना चाहिए था, आज से पहले जो है ना कोई दरख्वास्त आ जानी चाहिए थी। खैर वो वक्त तो गुजर गया आज से पहले वाला। अब ये है कि इस ऑर्डर को रिकॉल करने की दरख्वास्त हो सकती है, जमानत के लिए दरख्वास्त हो सकती है, और तीसरा ऑप्शन फिर ये हो सकता है कि मियाँ साहब हिम्मत करें और तशरीफ ले आए वापस। तीनों बातें मुमकिन हैं, और अब देखते हैं कि क्या होता क्या। मगर ये सोचना ये पड़ेगा कि इससे पहले वाली बात पे जाइए कि वो चक्कर दे के जो कहते हैं कि निकल गए, तो 3 मफरूजे हो सकते हैं इसमें। एक तो बात यह है कि हमारी हुकूमत या हुकूमतें इतनी भी अहल नहीं हैं कि वो किसी की बीमारी का तयन कर सकें, या ये तयन कर सकें किसी को बाहर लेने बाहर इजाज़त मिलनी चाहिए जाने की या नहीं। या दूसरी बात यह है कि उनको कोई भी इस तरह से चक्कर दे के जा सकता है, कोई भी मुलजिम जो है ना वो किसी केस का मुलजिम हो और वो डॉक्यूमेंट लाए और किसी किस्म के इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट हो और उसके ऊपर चक्कर दे के जाए। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि इन्होंने इस हुकूमत के पीछे भी कोई प्रेशर था और किसी के कहने पे, ताकतवरों के कहने पे जो है वो ये सारी ये बात हुई है, डील हुई है या डील हुई है। तो ये तीनों बातें हैं, ये तीनों बातों का फिर किसी न किसी स्टेज पे शायद कौम को जवाब मिल जाए कि आया ये गवर्नमेंट इतनी अहल नहीं थी, वो चक्कर दे के निकले, या डील वाली बात थी। मगर अब बहरहाल जो है नहीं, लेकिन कामरान साहब वो डील क्या लिमिटेड टाइम बार्ड हो गई डील, वो लिमिटेड टाइम ऑफर थी डील करें, यहाँ पे भी मूव करें, लाहौर हाई कोर्ट में भी मूव करें,
एक्सटेंशन ऑफ बेल के लिए मूव करें या फ्रेश एप्लीकेशन मूव करें, जो ऑर्डर आज का पास हुआ है इसकी रिकॉलिंग के लिए मूव करें, ये करके उसके बाद जो है ना फिर आगे बात चलेगी। बिल्कुल सही कामरान मुर्तज़ा साहब, कानूनी पहलू तो आपने बता दिया, लेकिन आपके दो हैट्स हैं। मैं चाहूँगा अपनी सियासी बसीरत की रोशनी में मुझे ये बता दें कि आपको लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अनकरीब? और देखिए, अगर तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को अगर ट्रू पॉलिटिक्स है, अगर उस पॉलिटिक्स को ट्रू पॉलिटिक्स को अगर जिंदा रखना है तो फिर आना चाहिए उनको, और आके अपनी कौम के साथ अपने लोगों के साथ उनको मौजूद होना चाहिए, बीमार हैं या नहीं है ये एक अलग से बहस है। बाकी लोग उनसे ज़्यादा बीमार होते हैं, वो इसी मुल्क में रहते हैं, इन्हीं शहरों में रहते हैं, इन्हीं हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो फिर उनको वापस आना चाहिए अपने लोगों में, अगर ये ट्रू पॉलिटिक्स है। और अगर वो जो है ना वो कोई किसी इंतज़ाम के तहत गए हैं तो फिर वो उस इंतज़ाम के तहत जो मुकर्रर वक्त होगा उसी वक्त वापस आएंगे, फिर ये दूसरी बात ही हो सकती है। बिल्कुल सही जी, दो बातें हैं कि मुकर्रर वक्त होगा उस पर वापस आएंगे, लेकिन एक सवाल जो उठता है वो ये कि अगर कोई ऐसी डील भी थी या कह लिया जाए कि अगर कोई ऐसी ताकतवर कुव्वतें भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व थी तो यकीनन वो शॉर्ट साइटेड तो नहीं सारा मामला होगा, या बहुत थोड़े टाइम के लिए तो नहीं सोचा गया होगा, कुछ बिगर प्लान ही होगा। फिर उसमें इतना वक्त गुजरने के बाद अब दोबारा से पहले भेज दी और अब वापस लाने की बातें हैं, या फिर कोई डील ही जो है वो टाइम बार्ड हो चुकी है, उसका भी कोई टाइम तय होगा और अब ये किया जा रहा है। द टाइम विल टेल कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बज़ाहिर बहुत से लोगों का मानना है कि नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए नहीं गए थे, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कामरान साहब ने कहा कि अगर उनको अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है तो उनको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सियासत ख़त्म होती जा रही है, उनका वर्कर मायूस होता जा रहा है। एक ब्रेक के बाद जो मरियम साहिबा ने आज APC की बात कर दी, तमाम पार्टीज़ बड़े अरसे से कोशिश कर रही हैं, असूलन तो ईद के फ़ौरन बाद इकट्ठे होना था लेकिन ताख़ीर होती गई, फिर भी ये सारा मामला नहीं हो पा रहा, और जो अवामी मसाइल हैं वो जूं के तू हैं, वो चाहे जो हुकूमत ने करना है, जो अपोजिशन ने करना है, सबको अपनी अपनी फ़िक्र है, लेकिन एक दूसरे पर बयानबाजी है। लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पहले कोरोना से सफ़र किया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें मिली कि कोरोना से मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो अब कमोबेश हर जगह पर ही सैलाब का ख़तरा जो कराची की सूरत है। मैं चाहूँगा इस सब को हम कलेक्टिवली डिस्कस करें, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नासिर बेग साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त अब मरियम साहिबा ने बहुत अरसे से अपनी खुद ही की ज़ुबानबंदी की थी, अब वो भी नहीं हमें पता कि वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा थी, फिर क्यों अचानक से उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू किए, बोलना शुरू किया, ये भी हम नहीं जानते कि अब क्या मामला हुआ है, कोई स्ट्रैटेजी बदली है या नहीं बदली है। इस वक्त तमाम जो जमातें हैं उनको एक पेज पर होना चाहिए, ये मरियम साहिबा आज भी गैर रस्मी गुफ्तगू में कह रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की भी कोशिश रही, क्या वजह है, क्यों नहीं ये इकट्ठे उस तरह से हो पा रहे और क्यों नहीं एक फोर्स बन पा रहे? उसमें क्या मफादात अपने अपने हैं, क्या पीपल्स पार्टी साथ उस तरह नहीं दे रही, या मसला क्या है? पहले तो मैं दो बातें अलग से कहूँगा कि अगर हुकूमत पंजाब बहुत मासूम थी और उसके घर से बच्चा भाग गया बताए बगैर, तो फिर इस मासूमियत की सज़ा हुकूमत पंजाब को मिलनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सर्विसेज हॉस्पिटल, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुलजिम भागा है हुकूमत पंजाब के जेल से, एक मुलजिम फरार हुआ है चीट करके, एक मुलजिम फरार हुआ है धोखा देकर, तो हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर, इन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो, फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएँ इनके खिलाफ। फिर जितनी लैब्स हैं इंक्लूडिंग शौकत खानम लैब, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि आपने चीट किया है, आपने चेंज किया रिपोर्ट्स को। फिर हमारे मौजूदा मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनकी रिपोर्ट ये थी कि साहब बस अब दमे आखिर है। तो ये सब कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, वरना लगेगा कि ये बहुत बड़ी डील थी, और जब डील होती है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसका एक ख़ास पहलू होता है। नवाज शरीफ साहब को पहले भी 10 साल के लिए वतन बदर किया गया था, वो भाग गए थे बकौल शख्स से, लेकिन बाकायदा एक मुआहदा हुआ था
प्रिंस मुकरन से मेरी बातचीत हुई थी सऊदी अरब में, उन्होंने बताया था कि 10 साल है। उसकी तरदीद की नवाज शरीफ ने, तो प्रिंस मुकरन इस्लामाबाद आ गए। उन्होंने जनूबी एशियाई सियासतदानों की तरह वो मुआहदा हवा में लहराया कि ये मुआहदा है, 10 साल का मुआहदा है, इससे पहले नहीं आ सकते। हालात बदल गए और 10 साल से पहले वापस आ गए वो, और 10 साल से पहले वापस आकर उनके तमाम मुकदमा ख़त्म कर दिए गए, उनकी तमाम सजाएं ख़त्म कर दी गई। उनकी एक पिटिशन जो टाइम बार्ड थी, जिसका टाइम ख़त्म हो चुका था अपील का, उसको भी कहा गया नहीं भाई ये टाइम हो जाता है, हमें थोड़ा सा सजा याफ्ता मुलजिम को तो हमदर्दी करनी चाहिए। तो अदालत आलिया ने वो टाइम बार सेक्शन ख़त्म करके अपील सुनी और बरी कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर हो गए। इस मुल्क में ये होता रहा जी, और मुझे लगता है कि फिर होगा। वो बाहर जा गए हैं तो वो इसी तरह वापस आएंगे। बकौल राना सनाउल्लाह कोट अनकोट नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब ये कमजोर हो रहे होंगे। इमरान तो ये कमजोर हो नहीं रहे सर ऑलरेडी। देखिए मेरे नजदीक तो अभी शिबली साहब कह रहे थे कि सिंध हुकूमत नाअहल है, मेरे नजदीक तो वफाकी हुकूमत नाअहल है, जिसने इस मुल्क को इतने खतरनाक सिक्योरिटी रिस्क में डाल दिया कि मुलजिम भाग गया। नासिर बेग साहब, वो आपने चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क्स देखे होंगे, उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश रह जाती? हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है और ना काबिलियत है चीफ जस्टिस। सर ये के इलेक्टेड नहीं चला पा रहा है मेरी जान, के इलेक्टेड इनसे नहीं चल रहा। ये कभी गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं करना क्या है। आप बारिशें हो रही हैं, इनको होश नहीं है कि कमाद, मकई और कपास, इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, इनकी कैश क्रॉप तबाह हो चुकी है, इनको एहसास ही नहीं है। कराची की सूरत हाल आपके सामने है। बेग साहब, मैं यही तो बात फरमा रहा था, आपने कहा कि कोट अनकोट वो तब वापस आएंगे जब ये हुकूमत कमजोर हो रही होगी। मेरा सवाल ही आपसे ये था कि आया कमजोर नहीं हो रही, बहुत हद तक हो नहीं चुकी? देखिए जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं हमारे पास 6 महीने हैं, तो उसके मतलब कमजोरी आ गई ना। और कमजोरी बहुत है, काबीना में बड़े इख्तलाफात हैं, काबीना में बहुत झगड़े हैं, काबीना में नवाज शरीफ पर झगड़े हैं, काबीना में पॉलिटिक्स पे, कराची पर झगड़े हैं, काबीना में और दूसरे मसाइल पर झगड़े हैं। तो अब जब फिर भंग की दराम, भंग की काश्त आप शुरू करने वाले हैं, तो अब मजीद झगड़े बढ़ेंगे इसके ऊपर कि भंग कौन बेचेगा, कौन लाएगा, किसके पास इसका लाइसेंस होगा। तो इश्यूज ये है। जहांगीर तरीन बाहर बैठे हुए हैं बड़े आराम से, कूचे में कफस के मुझे आराम बहुत है, वो बाहर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं। जो बाहर गए वो बाहर बैठा रहेगा, वो इस तरह वापस नहीं आएगा जिस तरह हम समझ रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि रिकॉल नोटिस होगा। मरियम का जहाँ ताल्लुक है, वो बहुत शिद्दत से चाहती हैं कि वो टकराव बोल लें, वो साहब की पॉलिसी पर अमल करें, वो फिर दोबारा ट्वीट वॉर शुरू करें। लेकिन ज़ाहिर है वालिद साहब की बीमारी और उनके लिए कोई ख़ास जो अरेंजमेंट था उसके बिना पर वो खामोश थी। और उन्होंने ये कहा भी था कि मैं अपने वालिद की बीमारी की वजह से खामोश रहती हूँ। तो बीमारी की वजह से खामोश रहना मसला नहीं है। जुल्फ़ार अली भुट्टो फांसी की कोठरी में था और उसकी बीवी और उसकी बेटी पूरे मुल्क में चिल्लाती रही थी, गिरफ्तार हो रही थी, मार खा रही थी, बेगम भुट्टो का सर फट रहा था, सब कुछ था, सब कुछ होता है। ये अगर पॉलिटिक्स करनी है आपको तो पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स तो गंदी चीज़ नहीं है, बिल्कुल गंदी चीज़ नहीं है। सियासत इबादत का नाम है, अवाम की खिदमत का नाम है, अगर आप कर सकें तो। वरना वो शैतान भी बात करता है, शैतान भी बात करता है, वो भी बड़ा सूफी है, बड़ा मनुष्य है वो, लेकिन वो आपको बहकाता भी है। बिल्कुल सही नासिर बेग साहब, ठीक है, पॉइंट सर आ गया। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ूंगा। मरियम को अभी फैसला करना है कि वो क्या करने वाली है। मेरे ख्याल से सर हतमी फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है और उन्हीं का फाइनल हुक्म होना है, और फिर शहबाज शरीफ साहब का मानना, ये दो चीज़ें हैं। जब ये हो जाना है तो मेरे ख्याल से फिर अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं भी देती तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास इतनी फोर्स मौजूद है कि वो नून लीग के साथ मिलकर हर फोरम पर, हर जगह पर बहुत ज़्यादा टफ टाइम इनको दे सकते हैं। बट ये डिसीजन कब होता है, ये ब्रिगेड साहब आपकी क्या राय है कि ये डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा? हुकूमत, माफ़ कीजिएगा, अपोजिशन क्यों नहीं मिल बैठ पा रही? मसला कहाँ पर है? बहुत सारे लोगों का मानना ये है
कि पीपल्स पार्टी असल प्रॉब्लम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर आज इस हुकूमत को घर भेजती है या अर्ली इलेक्शन की तरफ भी मामलात जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी को पता है कि उसको वही सिंध की सीटें मिलनी हैं जो उसके पास हैं और वो वहीं पर ही इक़्तिदार में आ सकती है, उससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं करना, लिहाजा वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज में पढ़ना नहीं चाहते। ब्रिगेडियर साहब देखें अरसलान, बात यह है कि यू मस्ट नो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का अपनी एक पॉलिटिकल लाइन है, उसके बाद PMLN की अलहदा है, दोनों राइवल भी हैं और एक मैनेजर भी कन्वीनियंस की वजह से भी खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है, सेकंड बात यह है कि सब पे करप्शन चार्जेस बने हुए हैं। गवर्नमेंट की नाअहली सबसे बड़ी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 3 महीने में फैसले होने चाहिए रेफरेंसेस के, तो व्हाई डोंट दे आस्क सुप्रीम कोर्ट के जी आप जरा जजेस जो 120 अपने जज नए पोस्ट करने हैं, जल्दी करें। अगर जल्दी करेंगे, जब केस स्टार्ट हो जाएंगे 3 महीने के बाद जेल नजर आ रही होगी, प्ली बार्गेन हो रही होगी, तो इनको इनबिल्ट बड़ा फायदा होगा। बड़ा फायदा ये होगा कि जिस मैनिफेस्टो के तहत ये आए हैं कि हमने पैसा रिकवर करना है, लूटा हुआ पैसा लेकर आना है, अभी तक 2.5 साल में 2 साल में एक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, तो दैट इज दी ओनली की कि आप उनको जल्दी एक्सपेडाइट करें और पैसा आए तो ये सुरखरू भी होंगे, अवाम का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत 5 से चला भी लेगी। इशू ये है कि इस वक्त अपोजिशन APC करना चाह रही है, इसलिए करना चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हुकूमत में प्रेशर डालें स्ट्रॉन्ग बन के, ताकि वो केसेस भी उनके डिले हो जाएं और उनका भी काम चल पड़े। दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम चल रही है। इशू ये है कि PTA की गवर्नमेंट के पास निगोशिएटिंग टीम बहुत कमज़ोर है। टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसमें निगोशिएट करने चाहिए, जो आगे चल के मुज़ाकरात करती है। ये इशू बहुत बड़ा चल रहा है जिसको इन्होंने रिजॉल्व अभी तक नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान हमें पता है कि वो इररेलेवेंट है, पीपल्स पार्टी भी उनको कह रही है हाँ जी करेंगे, नवाज शरीफ से डायरेक्ट कर रहे हैं कि जी आप अरेंज करें, आप ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। इधर से पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है। तो ये, लेकिन जब ये करप्शन होती है ना जिसपे केसेस पत्ते होते हैं, ये ब्रिगेडियर साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये आप दूसरी दफा ये बात फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब इररेलेवेंट हैं, मुझे जरा इसको एलैबोरेट करें, आप कैसे कह सकते हैं वो इररेलेवेंट हैं? पावर शो उनका हमने इस्लामाबाद में देखा था, उनका लॉन्ग मार्च हमने देखा था, अवामी ताकत उनके पास मौजूद है, और इस वक्त मेरे ख्याल से अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई हतमी फैसला करते हैं तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट तो मौलाना साहब ही हैं और तो कोई नहीं है। देखें, बात यह है कि आपके सामने जो एक प्री मैच्योर 5 अगस्त को पिछली दफा जो एक कश्मीर कॉज का नुकसान पहुंचाया ना, वो बहुत बड़े ने अपने को खुद डैमेज किया हुआ है। नंबर 1, इस वक्त वो ना सेनेट में है ना ये MNA है, अभी इनके पास कोई ये इनको आदत नहीं है। ये इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टर मिल जाए जिसकी वजह से ये खामोश हो जाए, इनका काम भी बन जाए। इमरान खान का इशू ये है कि वो इस चीज़ में नहीं व्यक्त पड़ते हैं, ना वो एनओनो देने के चक्कर में है, ना मौलाना फजलुर रहमान से को डील करने के चक्कर में है। इसलिए मौलाना साहब मिला के पूरा एक प्रेशर टैक्स बनाना चाहते हैं ताकि वो रेलिवेंट हो जाए और उनकी अथॉरिटी बने और गवर्नमेंट शायद उनसे कोई निगोशिएशन शुरू कर दे। ये बेसिकली उनका मकसद ये है। लेकिन अब ये बात नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की एक स्टेटमेंट जो है ना, मैंने क्लिप मेरे पास है, अरसलान में भेजूंगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इनके इंटरव्यू में कि जैसे KPK ने फाटा को अपने साथ मर्ज कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ मर्ज किया है। ये आपके एक पॉलिटिकल लीडर जो 10 साल 15 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, उसके ये अल्फाज है, ये क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है। मुझे इतना अफसोस है जब से मौलाना की इज्जत मेरी नज़र में ख़त्म हो गई है। अगर ये ऐसी बात करते हैं कि कश्मीर को आप फाटा के साथ मिलाते हैं और इंडिया को कहते हैं बड़ा सही उसने किया है, तो ये एक तो ये मैं ज़रा ब्रिगेड साहब कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब बढ़ूंगा। कामरान साहब, गुफ्तगू आप सारी सुन रहे हैं, आपकी क्या राय होगी सर? जिस तरह ब्रिगेड साहब ने फरमाया मौलाना साहब रेलेवेंट हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे तो बड़े रेलेवेंट नज़र आते हैं। फिर उनके कुछ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात भी रहते हैं, वो मुसलसल इस हुकूमत के भी खिलाफ हैं। आप तो बहुत बेहतर अंदाज में मुझे बता सकते हैं कि ये सारा मामला क्या है, APC की ताख़ीर क्या है और ये मामलात जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं सर? मौलाना जितने आज रेलेवेंट हैं, इतना रेलेवेंट शायद माजी में कभी भी नहीं रहे थे। देखिए, पार्लियामेंट में भले मौलाना मौजूद नहीं है,
मगर मौलाना की बाकी पार्टी के अफराद मौजूद हैं। इस वक्त तीसरी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर जो ताकत के हवाले से जिनके पास सीटें ज़्यादा हैं, चौथी पार्टी चौथे नंबर पे पार्टी है। तो चौथी पार्टी रेलेवेंट होती है आपके दो सूबों में, सूबा बलूचिस्तान में और KPK में, दोनों में अपोजिशन लीडर्स जो है वो मौलाना की पार्टी के हैं। तो मौलाना किस तरह से रेलेवेंट हो गए? तो पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना के तहरीक शुरू करने के जो है ना वो उनसे जो है ना एडवाइस लेती है। मुस्लिम लीग नून जो है ना वो उनसे एडवाइस लेने के लिए मजबूर होती है, या उनकी बातों पे जो है ना वो अगर मौलाना नाराज़ होते हैं तो वो उनको मनाने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मौलाना इररेलेवेंट है, बल्कि इवन हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है ना उनसे मिलने के लिए किस तरह से जूतियाँ रगड़ रहे होते हैं जिस वक्त जो है ना कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है ना वो मसाइल की शिकार होती है। तो मौलाना इररेलेवेंट नहीं हुए, बल्कि कभी किसी भी वक्त से ज़्यादा रेलेवेंट हो गए। पार्लियामेंट में ना होते हुए भी सारा इस वक्त जो मामला है वो उनके गिर्द घूम रहा है। और इस वक्त भी जो कुछ भी होगा, APC होनी है नहीं होनी है, अगर मौलाना साथ चलेंगे तो APC होगी, मौलाना साथ नहीं चलेंगे तो APC नहीं होगी। तो इररेलेवेंट मेरा ख्याल है नहीं हुए। ये पता नहीं इनकी कामरान साहब, ये APC की ताखीर और ना इसका होना, इसमें कोशिशें हैं, मुलाकातें हैं, APC क्यों नहीं हुई वो भी बता देता हूँ जी। APC क्यों नहीं हुई? APC इसलिए कि दरमियान में एक ऐसा वक्फा आया जिसमें हमने तहफ़्फ़ुज़ात महसूस किए JUI ने, नून लीग के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से। और उनको वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जनाब आप आधा रास्ता साथ चलते हैं और आधे रास्ते के बाद जो है ना फिर उसमें जब तो आपके ऊपर जोर आता है इधर उधर से, फिर आप इधर उधर हो जाते हैं। तो उस सवालों से जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात कन्वे भी हुए, उनसे डिस्टेंस भी जो है ना वो एक दफ़ा पैदा किया गया। मगर उसके बाद आपने देखा कि शहबाज साहब चल के आए। इसी तरह बाकी पार्टियां जो है ना राब्ते कर रही थी। फिर दरमियान में जो छोटी पार्टियां, उनका इजलास हुआ, उनके मौलाना साहब के घर पे हुआ, वहाँ पे जो है ना वो कुछ बातें तय हुई हैं। उसके बाद रावर कमेटी को दोबारा एक्टिव कर दिया गया। रावर कमेटी जो है ना वो फिर APC के लिए वो करेगा। तो अब ये इस दफ़ा जो APC होगी या इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो मेरा ख्याल है वो बाकी तमाम नताइज से मुख्तलिफ होगा। और APC आप समझिए कि चंद दिनों के बाद होने जा रही है। बेग साहब, आप क्या राय रखते हैं इतनी बात को समझते हुए सियासी तौर पर कि कोई टफ टाइम ऑपोजिशन से इस हुकूमत को मिलने वाला है या मिलेगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि मौलाना साहब इररेलेवेंट कभी नहीं रहे, पार्लियामेंट में हो या ना हो। उनको उदासी हो सकती है, उनको डिप्रेशन हो सकता है कि लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, वो तल्ख हो सकते हैं, लेकिन इररेलेवेंट वो यूं नहीं रहे कि उनके पास एक बड़ी स्ट्रीट पावर है। जी, मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको पिंडी के बारे में नहीं बता रहा, मैं कराची के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं ब्रिगेड साहब की जानिब बढ़ूँगा। बेग साहब ने जिस तरह से फरमाया और बात बिल्कुल बजा है कि वो मौलाना साहब रेलेवेंट नहीं है और उसकी रीज़न स्ट्रीट पावर है। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कोई टफ टाइम देने की पोजीशन में आपको नज़र आ रही है इस वक्त ऑपोजिशन इस मौजूदा हुकूमत को? आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, मैं आई स्टिल फील और वेरी स्ट्रांगली फील कि अपोजिशन इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को कोई पोटेंट थ्रेट दे सके। और वो उस वक्त में जब आपके एक लीडर बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट मीन्स डिवाइडेड PMLN इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। एक तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए हमें। पीपल्स पार्टी भी उस तरीके से साथ नहीं है, बिकॉज वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। हम सबको पता है कि बेनामी अकाउंट और शोर बेनी अकाउंट जरदारी तक के केसेस वो एक अलग चल रहा है। छोटी पार्टियां इन दोनों पार्टियों को ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि वो ये कह रही है कि हमें आप लिख के दें, हमारे से राइटिंग मुआहदा करें, हम फिर आपके साथ आएंगे। तो ये तो इनकी अपनी इट विल टेक मोर टाइम, और जितना टाइम ये लूज करेंगे उतना PTI अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेगी, क्योंकि उस वक्त अगर ये केसेस शुरू हो जाते हैं तो उसमें इनके लिए आसानी होगी। एक तो ये चांसेस हो सकते हैं इसलिए। और फिर इन एनवायरनमेंट के अंदर आप मुझे ये बताइए, जब कश्मीर की प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रही है, आप इकोनॉमिक क्राइसिस पहले बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं, फिर उसके बाद ये COVID-19 की प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ अभी दूसरे मुल्कों के पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं। क्या इज दिस द टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स? आपके पास एजेंडा क्या है? आपको सड़क पर आने के लिए कोई एजेंडा तो होता है ना, कि या तो कहेंगे कि गवर्नमेंट ने एंटी पाकिस्तान में बात की है,
या ये कोई और ऐसी बात की है? अवाम महंगाई है, बिल्कुल है, वो हुकूमत भी समझती है, सब समझती है। इसके लिए आपका असेंबली का फोरम मौजूद है, वहां कर लें। लेकिन इन चीजों के लिए अनलेस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव टू ब्रिंग द पीपल इन द स्ट्रीट्स, ओनली देन यू कैन डू ऑल दिस, जो ये नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, इस वक्त वो पोजीशन नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने आप को और कंसोलिडेट करे। जैसे पेट्रोल की कीमतें बनाने से इनकार किया है, इसी तरीके से कमोडिटी आइटम्स की जो प्राइस कम करें, अवाम को रिलीफ इमीडिएटली दें, विन द हार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकि आपके पास कोई जवाब हो अपने अवाम को बताने के लिए, देखिए हमने आपके लिए ये कर दिया, अभी कोई वजह नहीं है। ये इट्स अ गेम ऑफ आपकी चेस ऐप, कौन कामयाब होता है? आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स दिस थिंग टू बी वेरी क्लियर। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त बहुत कुछ है जो सियासी मंजरनामे पर हो रहा है। कराची ख़बरों में है, बाकी जगहों से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं। सैलाब का ख़तरा है, नालों में, नदी नालों में तुग़यानी है, कहीं पर दरियाए सवात में ऑलरेडी हम देख रहे हैं हलाकतें हुई हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ और परेशानियों में घिरा हुआ ये एक साल, और उसमें एक सियासी मंजरनामा जिस पे आने वाला वक्त कैसा होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त अपोजिशन एक अपने तय कोशिश कर रही है। हुकूमत बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे मामलात पर बुरी तरह से हमें नाकाम नज़र आ रही है। उसका एतराफ़ चाहे वो करें या नहीं करें, लेकिन एक रियलिटी है। जल्द अज जल्द अगर मामलात, माफियाज, चीज़ों पर काबू नहीं पाया गया, और जहाँ पर कुदरती आफात भी हैं, बीमारी की शक्ल भी है, एक वबा की भी शक्ल है, और उसमें ये सब डिलीवर करना यकीनन थोड़ा सा अनलकी भी है। ये गवर्नमेंट अगर कह लिया जाए कि इतने सारे क्राइसिस आ गए, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स और उसके साथ साथ उससे हटकर कुछ इनके खुद अपनी नाअहली की वजह से किए गए मामलात। तो इस वक्त कौम मुश्किलात में घिरी हुई है। हम दुआ करते हैं कि इस मुश्किलात से, इस भंवर से ये कश्ती निकल पाए और अवाम को रिलीफ मिले, अवाम के लिए कुछ बेहतरी आने वाले वक्त में हमें नज़र आए। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।